आज हम 1857 के गदर की कहानी में गहरे उतरेंगे। जो बातें हमें पता हैं और वो भी जो शायद इतिहास की किताबों में उतनी नहीं मिलती। हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ तारीखें और नाम नहीं बताते, बल्कि उस दौर के जज्बात, टकराव और मजबूरियों की एक एक पूरी तस्वीर खींचते हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि 1857 की ये घटना, जैसे कोई सिपाही विद्रोह कहता है, और कोई आजादी की पहली लड़ाई। हाँ, तो ये आज भी हमारे लिए इतनी अहम क्यों है? और ये दो नाम, विद्रोह और आजादी की लड़ाई, ही इस पूरी कहानी का सार है। अंग्रेजी दस्तावेज इसे द सिपॉय म्यूटिनी कहकर छोटा करने की कोशिश करते हैं। मानो ये सिर्फ कुछ नाराज सिपाहियों का गुस्सा था। बिल्कुल। दूसरी तरफ वीडी सावरकर जैसे राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इसे द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का दर्जा दिया। सच इन दोनों के बीच कहीं ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है। तो चलिए उस चिंगारी से शुरू करते हैं जिसके बारे में हम सब ने सुना है, चर्बी वाले कारतूस। पर क्या वाकई एक कारतूस में इतनी ताकत थी कि वो पूरे साम्राज्य को हिला दे? या फिर ये सिर्फ बारूद के ढेर पर गिरी एक चिंगारी थी जो पहले से सुलग रहा था? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कारतूस सिर्फ वो चिंगारी थी, असली बारूद तो सालों से इकट्ठा हो रहा था। अच्छा। इन नई एनफील्ड राइफलों के कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी थी, जिसे सिपाहियों को मुंह से काटना पड़ता था, और इसने हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक भावनाओं को जाहिर है भड़का दिया। पर हमें ये समझना होगा कि सिपाही सिर्फ सिपाही नहीं था, वो वर्दी में किसान भी था। ये एक बहुत जरूरी बात है। हमारे एक स्रोत में जिक्र है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ज्यादातर सेना अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों से आती थी। हाँ बिल्कुल। और 1856 में, विद्रोह से ठीक एक साल पहले, अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था। क्या इसका कोई सीधा कनेक्शन है? यही तो कहानी का सबसे अहम मोड़ है। अवध का विलय सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, ये उन हजारों सिपाही परिवारों के लिए एक जाती हमला था। उनकी जमीनें चली गईं। उनकी जमीनें गई, उनके सम्मान को ठेस पहुंची। तो जब एक सिपाही ने उस कारतूस को देखा तो उसे सिर्फ अपना धर्म खतरे में नहीं दिखा, उसे अपना घर, अपनी जमीन, अपना भविष्य सब खतरे में नजर आया। मंगल पांडे ने जो गोली बैरकपुर में चलाई, वो सिर्फ धर्म के अपमान का गुस्सा नहीं था, वो उस पूरे शोषण के खिलाफ एक चीख थी। तो विद्रोह की औपचारिक शुरुआत भले ही 10 मई 1857 को मेरठ से हुई, पर जमीन पहले ही तैयार थी। जमीन तो अवध में बहुत पहले तैयार हो चुकी थी। तो धर्म, जमीन और सम्मान, ये तीनों चीजें एक साथ आ गई, एक विस्फोटक मिश्रण बन गई। मेरठ से जो सिपाही निकले, उनका पहला निशाना दिल्ली क्यों था? दिल्ली में ऐसा क्या था? दिल्ली उस वक्त भी हिंदुस्तान का दिल था, कम से कम प्रतीकात्मक रूप से। वहां मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर रहते थे, जो उस समय काफी बूढ़े थे। हाँ, 82 साल के एक बूढ़े शायर थे। उनके पास कोई असली ताकत नहीं थी, पर उनका नाम बहुत बड़ा था। तो जब विद्रोही सिपाही दिल्ली पहुंचे और उन्हें शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया, तो इस विद्रोह को एक चेहरा मिल गया, एक पहचान मिल गई। बिल्कुल, एक कानूनी जामा मिल गया। अब ये सिर्फ सिपाहियों की बगावत नहीं रही, ये मुगल बादशाह के नाम पर अंग्रेजों के खिलाफ एक जंग बन गई। ये तो बड़ी दिलचस्प रणनीति थी, है ना? एक कमजोर बादशाह को अपना नेता बनाकर उन्होंने विद्रोह को एक राष्ट्रीय पहचान देने की कोशिश की। हाँ, लेकिन अगर दिल्ली में एक प्रतीकात्मक नेता था, तो लड़ाई की असली कमान कहाँ थी? हमारे स्रोतों में कानपुर का जिक्र बहुत आता है। हाँ, क्योंकि कानपुर में लड़ाई का नेतृत्व नाना साहब के हाथ में था, जो निर्वासित पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। हाँ, दत्तक पुत्र थे। अंग्रेजों ने उनकी पेंशन बंद कर दी थी, तो उनके पास लड़ने की एक बहुत ठोस वजह थी। लेकिन उनके असली रणनीतिकार कौन थे? उनके असली रणनीतिकार थे तात्या टोपे। तात्या टोपे उस दौर के सबसे ब्रिलियंट मिलिट्री माइंड्स में से एक थे। उन्होंने अंग्रेजों को गुरिल्ला युद्ध नीति से महीनों तक छकाया। अच्छा। वो एक जगह हारते तो रातों रात सैकड़ों मील दूर एक नई सेना के साथ फिर खड़े हो जाते। और झांसी का जिक्र किए बिना तो ये कहानी अधूरी है। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी बिल्कुल अधूरी है। झांसी की कहानी भी अंग्रेजों की राज्य हरण नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से जुड़ी है, जिसके तहत अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं होता था तो उसका राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र के लिए झांसी का हक चाहती थीं, जो अंग्रेजों ने देने से मना कर दिया। और उनका नारा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। हाँ, वो असल में अपने राज्य की संप्रभुता की लड़ाई थी। जनरल ह्यू रोज की सेना से उनका मुकाबला वो इतिहास की सबसे बहादुर लड़ाइयों में से एक माना जाता है।
यहाँ एक आर्टन लिखना है, बहादुर शाह जफर अपनी बादशाहत के लिए, नाना साहब अपनी पेंशन के लिए, रानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी के लिए, और अवध में बेगम हजरत महल अपने बेटे के नवाब के हक के लिए लड़ रही थीं। तो मेरा मतलब क्या ये कहना सही होगा कि ये एक साझा भारत के लिए लड़ाई नहीं थी, बल्कि अलग अलग लोग अपने अपने मकसद के लिए एक साझा दुश्मन से लड़ रहे थे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सटीक विश्लेषण है। उस समय भारत की वो आधुनिक परिकल्पना शायद मौजूद ही नहीं थी जिसे हम आज जानते हैं। अच्छा। ये राष्ट्रवाद की शुरुआती अवस्था थी। एकता थी, पर वो एकता एक साझा दुश्मन के खिलाफ थी, न कि एक साझा देश की सकारात्मक परिकल्पना के लिए। जैसे बिहार में कुंवर सिंह? हाँ, बिहार में 80 साल के जमींदार कुंवर सिंह अपनी जमींदारी बचाने के लिए लड़ रहे थे। ये सभी अपने अपने स्वराज के लिए लड़ रहे थे, पर इन सभी लड़ाइयों ने मिलकर एक ऐसी चिंगारी पैदा की जिसने आगे चलकर आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद की नींव रखी। बिल्कुल। इतनी जबरदस्त लड़ाई, इतना बड़ा फैलाव, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, पूरा उत्तर भारत इसकी चपेट में था। विद्रोहियों के पास जज्बा था, संख्या थी, फिर भी 1-1.5 साल के अंदर ये सब खत्म हो गया। इतनी बड़ी क्रांति असफल क्यों हुई? इसके कई कारण हैं और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहली और बड़ी वजह थी एक केंद्रीय नेतृत्व और एक साझा रणनीति की कमी। अच्छा, मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं था? कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। जैसा हमने बात की, हर नेता अपने इलाके में बेहतरीन तरीके से लड़ा था, लेकिन कानपुर में क्या हो रहा है इसकी खबर लखनऊ को हफ्तों बाद मिलती थी। और अंग्रेजों के पास इसका क्या तोड़ था? अंग्रेजों के पास उस जमाने की सबसे आधुनिक तकनीक थी, टेलीग्राफ। ओहो। जब मेरठ में विद्रोह हुआ तो टेलीग्राफ के जरिए कुछ ही घंटों में ये खबर आगरा, लाहौर और कलकत्ता तक पहुंच गई। वो अपनी सेना को तेजी से इकट्ठा कर सकते थे, जबकि विद्रोही वो अभी भी घोड़ों और हरकारों पर निर्भर थे। तो ये सिर्फ तलवारों की नहीं बल्कि तकनीक की भी लड़ाई थी। बिल्कुल, और विद्रोही इसमें बहुत पीछे रह गए। और क्या भारत के सभी हिस्सों ने इसमें भाग लिया था? नहीं, और ये भी असफलता का एक बड़ा कारण था। विद्रोह का असर मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत तक ही सीमित रहा। दक्षिण भारत लगभग पूरी तरह से शांत रहा। पंजाब और बंगाल में भी इसका ज्यादा असर नहीं हुआ। इतना ही नहीं, कई बड़ी रियासतें जैसे हैदराबाद, ग्वालियर और नेपाल के गोरखा, वो अंग्रेजों के वफादार बने रहे और उन्होंने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की मदद की। तो अंग्रेज अकेले नहीं लड़ रहे थे? दरअसल उन्हें भारतीयों से ही मदद मिल रही थी। ये फूट डालो और राज करो की नीति का सबसे बड़ा सबूत था। और जब अंग्रेजों ने वापसी की तो उनका रवैया कैसा था? हमारे स्रोतों में विद्रोह के दमन को लेकर बहुत भयानक बातें लिखी है। दमन सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये एक संदेश था। अंग्रेजों ने विद्रोह को जिस बेरहमी से कुचला, उसका मकसद था हिंदुस्तान के लोगों के दिल में हमेशा के लिए डर बिठा देना। दिल्ली के चांदनी चौक में आम लोगों और विद्रोहियों को पेड़ों से लटकाकर सरेआम फांसी दी गई। गांवों के गांव जला दिए गए। ये तो बहुत। एक ब्रिटिश अफसर ने अपनी चिट्ठी में लिखा था, हमने दिल्ली में ऐसा कत्लेआम किया है कि गलियों में लाशों के ढेर लग गए हैं। तात्या टोपे जैसे नेताओं को पकड़कर फांसी दे दी गई। और बहादुर शाह जफर का क्या हुआ? आखिरी मुगल बादशाह, उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां गुमनामी में उनकी मौत हो गई। ये सिर्फ एक विद्रोह का अंत नहीं था, ये एक पूरे युग का अंत था। तो विद्रोह कुचल दिया गया, मुगल साम्राज्य का नामो निशान मिटा दिया गया, ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन इस बड़ी उथल पुथल का नतीजा क्या निकला? 1857 के बाद भारत में क्या बदला? जमीन आसमान का फर्क आ गया। सबसे बड़ा और सीधा बदलाव ये था कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमेशा के लिए खत्म हो गया। अच्छा। 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पास किया जिसके तहत भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया। अब भारत आधिकारिक तौर पर एक ब्रिटिश उपनिवेश बन गया। और सेना का क्या हुआ? क्योंकि शुरुआत तो वहीं से हुई थी। अंग्रेज दोबारा ऐसा कोई खतरा तो नहीं लेना चाहते होंगे? बिल्कुल नहीं। भारतीय सेना का पूरी तरह से पुनर्गठन किया गया। अंग्रेजों ने एक बहुत चालाक नीति अपनाई जिसे मार्शल रेस का सिद्धांत कहा जाता है। मार्शल रेस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब था कि उन्होंने उन समुदायों से सैनिकों की भर्ती लगभग बंद कर दी जिन्होंने विद्रोह में हिस्सा लिया था, जैसे अवध के ब्राह्मण और राजपूत। और उनकी जगह गोरखा, सिख और पठानों की भर्ती शुरू कर दी,
जिन्हें वे ज्यादा वफादार और लड़ाकू मानते थे। सेना में भारतीय सैनिकों के मुकाबले अंग्रेज सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया और तोपखाने जैसे सभी महत्वपूर्ण विभाग वो पूरी तरह से अंग्रेजों के नियंत्रण में रखे गए। ये फूट डालो और राज करो की नीति का एक सैन्य संस्करण था। ये तो हुई प्रशासनिक और सैन्य बदलाव की बात, लेकिन भारतीय लोगों के मन पर इसका क्या असर हुआ? क्या इस विद्रोह ने सिर्फ डर पैदा किया या कुछ और भी? क्योंकि एक तरफ सर सैयद अहमद जैसे लोग थे जो इसे सिपाही विद्रोह कहकर अंग्रेजों को यकीन दिलाना चाहते थे कि आम जनता वफादार है। सही बात है। वहीं दूसरी तरफ यही घटना भविष्य के क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा बन गई। और यही इस विद्रोह की सबसे बड़ी विरासत है। भले ही 1857 का संग्राम अपने तात्कालिक मकसद में नाकाम रहा, लेकिन इसने अनजाने में वो काम कर दिया जो पहले कभी नहीं हुआ था। वो क्या? इसने पहली बार उत्तर भारत के अलग अलग इलाकों के लोगों को एक साझा दुश्मन के खिलाफ एक साथ ला खड़ा किया। इसने एक साझा चेतना, एक साझा तकलीफ, एक साझा पहचान की भावना पैदा की। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, हाँ, इन सब की कहानियां लोकगीतों का हिस्सा बन गई। ये विद्रोह भले ही हार गया, लेकिन इसने भारतीयों के मन में जीत की एक उम्मीद जगा दी। ये भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक मशाल बन गया, एक प्रेरणा स्रोत। तो हमने 1857 की क्रांति की चिंगारी, उसके फैलाव, उसके अलग अलग नेताओं के मकसद और उसकी असफलता के जटिल कारणों को समझा, और उसके दूरगामी परिणामों को भी। ये साफ है कि ये सिर्फ इतिहास की एक घटना नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जहां से भविष्य की राह तय हुई। बिल्कुल। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी हमारे सामने रखता है, जिस पर सोचा जा सकता है। क्या? हमारे स्रोत बार बार बताते हैं कि विद्रोह संगठित नेतृत्व और एक साझा रणनीति की कमी के कारण विफल हुआ। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर उस समय के सभी क्षेत्रीय नेता, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, अगर ये सब किसी तरह केंद्रीय कमान के तहत सफलतापूर्वक समन्वय कर पाते, या मान लीजिए अगर उनके पास भी अंग्रेजों की तरह एक टेलीग्राफ लाइन होती, तो क्या उपमहाद्वीप का इतिहास कुछ और होता? शायद हम 1857 को आज़ादी के साल के तौर पर याद कर रहे होते। कौन जाने।